गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेसिक नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पैली एंड बुजू वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये सारा चैप्टर ऐसे ही कंडक्ट किया हुआ है कि दो बच्चे जो है आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, और उनकी बातचीत के दौरान उनका कोई क्वेश्चन आ जाता है और उसी क्वेश्चन का आंसर आपको जो है एज अ टॉपिक बना के जो है आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये सारा चैप्टर ऐसे ही चलेगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। Pally and Buju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw that some tools like खुरपी, sickle, shovel, plough etc. in the field. वो कहते हैं पहली और बुजू वो जो है गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के घर पे जाते हैं और उनके अंकल जो है एक फार्मर हैं। वो देखते हैं कि उनके अंकल की फील्ड में खेत में जो है खुरपी हो गया, सिक्कल हो गया, शॉवल हो गया, प्लफ हो गया, ये सारे जो है टूल्स पड़े हुए हैं। अब जो बच्चों के तो पेरेंट्स फार्मर हैं, ठीक है, उनको तो ये पता होगा कि ये डिवाइसेस क्या होते हैं। मैं जिनको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि इन डिवाइसेस का जो यूज़ किया जाता है फील्ड में जो है अलग अलग पर्पसेस को, अलग अलग प्रोसेसेस को करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो है प्लव का यूज़ क्या किया जाता है कि खेत को जो है खोदने के लिए, ज़मीन को खोदने के लिए प्लव का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आगे कहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स। कि वो कहते हैं कि वो अपने अंकल की फील्ड में जो है कुछ डिवाइसेस देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे खुरपी हो गया, सिक्कल हो गया, शॉवल हो गया। तो कहते हैं कि हमें जो है ये जानना है कि ये डिवाइसेस का, जो टूल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो उन्होंने कहा कि आपने ये तो जो है पढ़ा हुआ है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है और अगर हमें एनर्जी मिलेगी तभी हम वर्क कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, कि जो ह्यूमन है वो तो डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। हमें खाना प्लांट से मिलता है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, वो सब कुछ प्लांट से मिलता है। लेकिन जो प्लांट्स है ना, वो अपना खाना जो है खुद बना लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि क्या आपको पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। Animals, including humans, can make their own food. So where do animals get their food from? So उन्होंने कहा कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं वो अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकते, तो फिर एनिमल्स को खाना कहाँ से मिलता है। अब देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो गए हैं कि जो है एनिमल्स और जो ह्यूमन बींग है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो फिर उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। अगर प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं तो खाना कैसे बनाते हैं, तो इसी चीज़ का हम आंसर जो है आपकी इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रिस्पिरेशंस, एक्सक्रीशंस। सो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो आपने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी हमें फूड को खाने से मिलती है उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी में अलग अलग जो पर्पसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन करना, फूड को पचाने के लिए, रिस्पिरेशन, सांस लेने के लिए, एक्सीक्रेशन, अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, तो इन सब पर्पसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, तो जो एनर्जी उसे खाने से मिलती है वो सारी एनर्जी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हम अपना खाना जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से लेते हैं। अब एनिमल से कैसे, कि आप मिल्क पीते हो, आप जो है मिल्क लेते हो, ठीक है, मिल्क लेते हो, ठीक है, कर्ड खाते हो, चीज़ खाते हो, पनीर खाते हो, तो वो सब कुछ जो है एनिमल से ही आता है, एनिमल के मिल्क से ही बनता है। तो मतलब हम एनिमल से खाना ले रहे हैं। कई पर्सन्स मीट खाते हैं, तो मीट भी तो एनिमल का होता है। प्लांट से हम खाना कैसे मिलता है, आप फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो वो सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है। यानी हम प्लांट्स और एनिमल से जो है ह्यूमन बींग जो है खाना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। सो हमें पता है कि जो फूड है उन्हें काफ़ी बहुत बड़े स्केल्स में जो है प्रोड्यूस करना होगा, क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में, इतनी इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है, इसे सारी पॉपुलेशन को खाना देने के लिए, ठीक है, सबको फूड प्रोवाइड करवाने के लिए तो हमें कितना ज़्यादा खाना उगाना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा क्रॉप्स उगाने पड़ेंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है हमने सारी पॉपुलेशन को, जितनी भी इंडिया में पॉपुलेशन है, उनको जो है फूड देना है, ठीक है, जितना उनको फूड चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के लिए उनको उतना फूड प्रोवाइड करना है, तो हमें जो है डेली कुछ ना कुछ जो है रेगुलरली जो है प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उगाते रहना पड़ेगा, ठीक है। और अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो उनकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। और अगर वो जो है क्रॉप बन जाता है मैनेजमेंट करने के बाद, तो हमें जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है उसे जो है ये नेसेसरी है कि उसे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोगों तक अच्छे से पहुंचाया जाए। तो इनसे आपको इतना पता चल जाता है कि अब देखो क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं क्रॉप को उगाने के लिए। प्रोडक्शन सबसे पहले आती है, उसके बाद उसे मैनेज करना होता है और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या कहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं, वो प्रोसेस होते हैं जो आप यूज़ करते हो अपनी जो है क्रॉप्स को उगाने के लिए, तो उन प्रोसेसेस को आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कह देते हो, ठीक है। Till 10,000 BCE, people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food. उन्होंने कहा कि 10,000 BC तक जो है लोग थे ना, वो क्या थे, नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब कि वो पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने खाने और शेल्टर की तलाश में, क्योंकि उनको जो है ये नहीं पता था कि वो कैसे जिस जगह में रह रहे हैं उसी जगह में कैसे खाना उगाएं, ठीक है। तो फिर उनको अलग अलग वो जगह पे जाते रहते थे कि कई जगह में फ्रूट्स वगैरह उगते रहते हैं ना, खुद भी कई कई प्लांट्स उग जाते हैं, तो उनकी सर्च में जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो वो क्या करते, थोड़ी देर बाद उन्होंने क्या किया कि रॉ मटेरियल्स हो गया, जो कच्चे फ्रूट हो गए, उनको खाना शुरू कर दिया, वेजिटेबल्स को खाते थे, और इसके अलावा जो है वो क्या करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे और उनको एज अपना फूड लेते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट, अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के बाद उनको पता लगा कि कैसे जो है कल्टीवेशन की जाती है। कल्टीवेशन यानी कैसे जो है क्रॉप को उगाया जाता है। तो उसके बाद उन्होंने जो है राइस हो गया, व्हीट हो गया, अलग अलग तरह के फूड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, और ऐसे जो है हमारा एग्रीकल्चर बना, खेती बाड़ी बनी, ठीक है। सो आगे देखिए क्या लिखा है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अगर देखिए कि आपके पास जो है बहुत बड़ा लैंड का एक पीस है, उस लैंड के पीस में जो है एक ही वैरायटी का, ठीक है, एक ही वैरायटी का, फॉर एग्जांपल आप इस लैंड के पीस में जो है राइस उगा रहे हो, तो एक लैंड के पीस में एक ही वैरायटी का क्रॉप अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। कोई भी काइंड का अगर आप क्रॉप उगा रहे हो और उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, क्रॉप बन जाता है, ठीक है। For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आप जब जो है वीट का क्रॉप उगाते हो, अब क्रॉप की बात की गई है कि यानी कि आपके पास जितनी बड़ी फील्ड होगी ना, जितनी भी आपके पास फील्ड होगी, ठीक है, उस सारे फील्ड में क्या उगाया जाएगा, आपके पास ओनली वीट उगाया जाएगा। तो अगर पूरी फील्ड में आप वीट ही उगा रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, वीट की क्रॉप कहलाएगी, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. ठीक है, उन्होंने कहा कि आपको ये पता है कि जो आपके पास क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। आप कितना तरह के खाना खाते हो, ठीक है, बहुत तरह का खाना खाते हो ना, तो वैसे ही कि अगर खाना आप अलग अलग चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो, अलग अलग चीज़ें खा रहे हो,
खाना अलग अलग तरह का खा रहे हो, तो वो खाना जो है जिन क्रॉप से बना है तो वो भी अलग अलग तरह की होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल्स वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो अब देखिए उन्होंने क्या है कि जो खाना आप अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम कर रहे हो उनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, उनको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। उनको डिवाइड करना अलग अलग बेसिस पे, कैसे वो डिवाइड होते हैं कि वो किस सीज़न में उगते हैं, कि अगर वो समर सीज़न में उग रहे हैं तो उनको कोई नाम दिया गया है, अगर वो विंटर सीज़न में उगते हैं तो उनको अलग नाम दिया गया है। तो सीज़न जैसे जो जो क्रॉप जिस सीज़न में उगते हैं उसी अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity, rainfall vary from a region to region and another. Accordingly, there is a rich. उन्होंने कहा कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। आपको पता है कि इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। और क्लाइमेटिक कंडीशन आपको पता है कि अलग अलग जगह में, अगर आप राजस्थान में जाते हो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप पोल एरिया की साइड जाते हो, ठीक है, पोलर रीजन्स में जाते हो और वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाते हैं। अब हम जिस एरिया में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ले लो कि दिल्ली ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं। तो हमें पता है कि इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है कि जिसमें अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह का टेम्परेचर है, अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, अलग अलग जगह में जो है रेनफॉल की क्वांटिटी, रेनफॉल कितनी हो रही है, कितनी कम हो रही है, वो रीजन टू रीजन डिपेंड करती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि इसी अकॉर्डिंग तो हमें पता है कि जैसी सोइल होगी, जैसा टेम्परेचर होगा, जैसी वहाँ पे रेनफॉल होगी, तो हर एक क्रॉप को उगने के लिए क्या चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर सही चाहिए, रीजन सही चाहिए जहाँ पे वो क्रॉप उग सकता है। तो वैसे ही अगर उसे उसका रीजन सही मिलेगा, सही सॉइल मिलेगी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस टाइप के क्रॉप जो है उग सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो है अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दीज आर खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो उन्होंने क्या किया, अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं, या सीज़न की मेनली बात करते हैं कि किस सीज़न में कौन से क्रॉप उगते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग जो है क्रॉप्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को जो है हम रेनी सीजन्स में उगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। रेनी सीजन, अब देखिए रेनी सीजन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? जून टू सितंबर, कि जो इंडिया में क्रॉप्स जून टू सितंबर तक उगाए जाते हैं, ठीक है, जब रेन पड़ती है उन क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो अब देखो खरीफ क्रॉप्स कौन से उगाए जाएंगे, कौन से क्रॉप्स रेनी सीजन्स में होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेज, सोयाबीन, पैडी, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। आपको पता होना चाहिए कि जो अगर मेज है, मेज जो है मेनली कहा जाता है मक्की को, कॉर्न को, ठीक है। तो उनके की जो कॉर्न है, ठीक है, वो जो है हमारे पास एक खरीफ क्रॉप है, क्योंकि एक जो है रेनी सीजन में उगता है, ठीक है। ग्राउंडनट है, कॉटन है, तो ये भी कहाँ पे उगते हैं? रेनी सीजन में उगते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब जो क्रॉप जो है विंटर में उगते हैं, अब विंटर सीजन मेनली जो होता है वो आपके पास अक्टूबर टू मार्च में होता है। तो जो क्रॉप जो है अक्टूबर टू मार्च में उगेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स कहेंगे। यानी जो क्रॉप विंटर सीजन में उगते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहे जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो रबी क्रॉप की जो एग्जाम्पल है आप कह सकते हो व्हीट, कनक हो गया हमारे पास, ठीक है, पीज हो गए, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। ये सारे क्रॉप्स कब उगते हैं? विंटर सीजन में उगते हैं, यानी मार्च टू अक्टूबर के मंथ्स के बीच में उगते हैं। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं? रबी क्रॉप्स कह देते हैं, ठीक है। बिसाइड दिस पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोइंग ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस।
तो इनके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं, अब देखो आप कहोगे तो आपने तो सिर्फ जो है रबी की बात की, ठीक है, खरीफ की बात की, मतलब रेनी और विंटर सीजन की बात की, तो समर सीजन भी तो होता है। तो उनके कुछ ऐसे पल्सेस हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो समर सीजन्स में भी उगती हैं, ठीक है। उनको कोई यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया, लेकिन ऐसी पल्सेस, ऐसी क्रॉप्स जो हैं जो विंटर सीजन में जो है उगती हैं। आगे देखिए उन्होंने क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक, हमारे चैनल का नेम भी बेसिक नॉलेज है, तो बेसिक यानी कि जो नॉर्मल जो है एक्टिविटीज़ या प्रैक्टिसेस की जाती हैं, प्रोसेसेस किए जाते हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए। देखो अभी तो हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से क्रॉप्स जो होते हैं किस किस सीज़न में उगते हैं। अब वो क्रॉप्स कैसे उगते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं उनको उगाने के लिए, वो भी तो पढ़ेंगे। तो वही यहाँ पे बताया गया है। वो कहते हैं वाई पैडी कैनॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन कहा है कि आप सोचो, आगे इसके बारे में शायद हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन कहा है कि जो पैडी की फसल है वो विंटर सीजन में जो है क्यों नहीं हो सकती। बाद में आंसर कहा है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ओनली ग्रोन इन द रेनी सीजन। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन पुट किया था आपको, शायद किसी के माइंड में आंसर आया होगा, क्योंकि देखिए जो रेनी सीजन होता है, अब देखो पैडी क्या है, एक खैरिफ क्रॉप है, और खैरिफ क्रॉप कब उगता है, रेनी सीजन में। यानी पैडी को उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, तो पानी इतना जो है विंटर सीजन में इतनी रेनफॉल नहीं होगी, तो उसे इतना पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह विंटर सीजन में नहीं उगेगा। ठीक है, आगे देखिए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time। उन्होंने कहा है कि अगर हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स की बात करते हैं, क्रॉप्स को उगाने की बात करते हैं, तो क्रॉप्स को उगाने के लिए फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, जब तक क्रॉप नहीं पकती ना तब तक जो है प्रोसेसेस चलते ही रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अगर आप, जब मैं इन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताऊंगी ना, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, ये एक्टिविटीज़ अगर आपके घर में कोई गार्डनर है या अगर आप जो है प्लांट्स उगाते हो, तो आप प्लांट्स को उगाने के लिए जो भी प्रोसेस करते हो वही प्रोसेस जो है क्रॉप्स को उगाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप प्लांट उगा रहे हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है, अगर फॉर एग्जांपल इस पॉट में हमने प्लांट उगाना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप सॉइल डालोगे, सॉइल डालने के बाद सॉइल को आप थोड़े से जो है खुदाई करोगे। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है प्लांट डालोगे, हो सकता है कि आप उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह भी डालो। प्लांट डालने के बाद कोई भी आपने अगर सीड डालना है या सीड डालते हो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सीड डालते हो, ठीक है, उसको पानी डालोगे, फिर से वो जो है उस पर कुछ ना कुछ ग्रो होगा, उससे हो सकता है कि उसे जो ग्रो होगा उसे आप जो है काट के उस प्लांट से अपने पास रख लो। तो यही प्रोसेसेस जो हैं हमारे पास जो है एग्रीकल्चर में होते हैं, और इनको जो है अलग अलग तरह के जो है नेम्स दिए हुए हैं। देखिए, दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज अ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब जो प्रैक्टिसेस हम जो है करते हैं अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो उन्हें जो नाम दिया हुआ है, उन्हें दिया हुआ है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उन्हें जो है नेम दिया हुआ है। ठीक है, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ देखो, गार्डनर कर रहे हैं क्रॉप्स को उगाने के लिए, आप कर रहे हो अपने घर में प्लांट्स को उगाने के लिए, ठीक है, वही प्रैक्टिसेस अगर जो है हम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, अपने लार्ज पीस ऑफ लैंड में कर रहे हैं, तो उन्हें जो है नेम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिया जाता है। अब उन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो प्रैक्टिसेस आती हैं वो यहाँ पे हमें बताई हुई हैं। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले जो है क्या होता है कि सॉइल की प्रेपरेशन की जाती है, उसके बाद जो है सोइंग की जाती है, यानी बीज उगाए जाते हैं। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसके बाद खाद जितनी भी होती है वो उसमें जो है डाली जाती है। इरिगेशन मतलब उस फील्ड को जो है पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स हम पढ़ेंगे आके क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। वीड्स जो हैं कई बार फसलों के साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं जो यूज़फुल नहीं होते, उनको हार्म पहुँचाते हैं, तो उनको क्रॉप से जो है रिमूव करना, ठीक है, क्रॉप्स के पास से रिमूव करना और क्रॉप्स को उनसे प्रोटेक्ट करना, उन्हें प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग यानी जब हम फसल को काटते हैं। स्टोरेज यानी जब हमारे पास क्रॉप बन जाता है तो उसे हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, उन्हें हम स्टोरेज कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट था हमारे पास टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बारे में पढ़ते हैं।
The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ठीक है, उन्होंने कहा कि जो सॉइल को प्रिपेयर करना, सॉइल की प्रिपरेशन करना, ठीक है, सॉइल को तैयार करना हमारा जो है फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टास्क होता है, एक्टिविटी होती है एग्रीकल्चर में, वो होता है कि सॉइल को, ठीक है, लूज करना। दिस अलो अस द रूट्स टू penetrate deep into the soil. The loose soil allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल की जो है लूजनिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो सॉइल की लूजनिंग क्या है कि आपके पास ये पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे सॉइल है, तो आप क्या करोगे, सॉइल को, जैसे आप प्लांट उगाते हो तो आप जो है प्लांट्स को उगाने से पहले मिट्टी के बीच में कुछ ना कुछ डिवाइस डालते हो, जिससे जो मिट्टी हार्ड होती है ना वो सॉफ्ट हो जाती है और अलग अलग सी हमें दिखने लग पड़ती है। वैसे ही जो है कि अगर क्रॉप उगाना है ना, तो सबसे पहले सॉइल को जो है लूज़ किया जाता है। उसमें जो है मेनली प्लफ डाला जाता है सॉइल को जो है लूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सॉइल लूज़ हो जाती है, और जब जो है सॉइल लूज़ हो जाती है उसका क्या बेनिफिट होता है कि जितने भी हमारे पास जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो ईजिली सॉइल के अंदर चले जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा सॉइल अलग अलग होगी तो उन्हें ब्रीथ करने में, सांस लेने में ईजी होगा। वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जब हम सॉइल को लूज़ करते हैं, ठीक है, तो लूजनिंग ऑफ सॉइल से रूट्स कैसे ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। देखिए, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. These organisms are friends of farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. जब हम जो है सॉइल की लूजनिंग करते हैं तो जो हमारे पास क्या सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवर्म्स होते हैं, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। अब जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फार्मर के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। अब देखो, कई बच्चे कहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही नहीं होते। देखो, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए सही भी होते हैं। कई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके जो है कर्ड, जो आप दही खाते हो उसमें पाए जाते हैं, तो फिर दही आपके लिए क्या सही नहीं है? सही है ना। वैसे ही कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही होते हैं, कई नहीं सही होते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई उन्होंने कहा सॉइल में पाए जाते हैं, ठीक है, वो लूजनिंग की वजह से, सॉइल के लूजनिंग की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो होने लग पड़ते हैं, जिससे जो है प्लांट को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और वो क्या करते हैं, सॉइल में काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमस क्रिएट कर देते हैं और सॉइल को और ज़्यादा लूज़ करने में हेल्प करते हैं जब अर्थवर्म्स बढ़ जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्रीथिंग चलती रहती है प्लांट्स की। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। बट सॉइल को लूज़ करने की हमें ज़रूरत ही क्या है? चलो, ये तो पता लग गया कि रूट्स कैसे ब्रीथ कर पाएंगी, कि अगर हम सॉइल को लूज़ करेंगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अर्थवर्म आ जाएंगे, और अर्थवर्म जो है सॉइल को और लूज़ करेंगे, उसमें ह्यूमस क्रिएट करेंगे, तो उनको ब्रीथ करने में हेल्प होगा, ठीक है। बट हमने सॉइल को लूज़ क्यों करना है, हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में पढ़ेंगे। You have learned in the previous classes that soil contains minerals. हमने जो है अपनी पिछली क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि सॉइल में जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर पाया जाता है, ठीक है। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water and air and some living organisms. हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारे पास जो सॉइल होती है उसमें जो है मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है, एंड कुछ छोटे छोटे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back to the soil. उन्होंने कहा है कि देखिए कि उन्होंने कहा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर आप सॉइल को लूज़ करते हो तो अर्थवर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब आपको पता है कि सॉइल में वाटर होता है, एयर होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि जो सॉइल में कई बार कुछ डेड डिकेइंग मटीरियल पाया जाता है, प्लांट्स वगैरह कई जो है ख़राब हो जाते हैं, कई एनिमल्स वगैरह जो हैं, छोटे छोटे एनिमल्स हो गया, वो जो है मर जाते हैं, तो उनको जो है अच्छे से डीकम्पोज कर देते हैं, उनको अच्छे से जो है ख़त्म कर
कर देते हैं। और हमें पता है कि डीकम्पोजिंग मटेरियल जो होता है एज अ मन्योर एक्ट करता है, एज अ सॉइल को और भी ज़्यादा मिनरल्स देने में हेल्प करता है। तो वो डिकेइंग मटेरियल जो है क्या करेगा कि सॉइल को और भी ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और दिस न्यूट्रिएंट्स आर गेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, प्लांट के द्वारा जो है ऑब्जर्व हो जाएंगे और प्लांट को और भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि जो लूजनिंग है उससे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो हैं और भी ज़्यादा बनते हैं। सॉइल में ऑर्गेनिजम्स बनेंगे तो वो जो डेड डिकेइंग मटेरियल जितना भी होगा उसको अच्छे से जो है डीकम्पोज कर देंगे। डीकम्पोज करेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होंगे, और न्यूट्रिएंट्स क्रिएट होंगे तो प्लांट उन्हें ऑब्जर्व करेंगे और प्लांट्स और ग्रो होंगे। ठीक है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंचुरीज टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है कि जो हमारे पास जो टॉप सॉइल होती है, कि जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे एक सॉइल होती है। अब देखो आप उस सॉइल के ऊपर बार बार प्लांट्स उगाए जाओगे तो उस टॉप सॉइल के तो सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। वो टॉप सॉइल तो बिल्कुल जो है उसमें कोई मिनरल्स नहीं बचेगा। तो हमें पता है कि हम जो है टॉप सॉइल जो होती है उसे जो है काफ़ी सेंचुरीज तक जो है यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। वो कुछ ही सेंचुरी तक जो है प्लांट्स को हेल्प करती है ग्रो होने में। ठीक है। द टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब ये पता लग गया कि एक तो लूजनिंग से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा अर्थवर्म्स वगैरह बनते हैं। दूसरा, अगर आप जो है सॉइल को लूज़ कर रहे हो ना, सॉइल को लूजनिंग से क्या होता है कि जो हमारे ऐसा एक डिवाइस जो है यूज़ किया जाता है लूजनिंग के लिए, प्लफ जैसे मैंने बताया, तो वो जो है नीचे वाली सॉइल को ऊपर ले आता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारी टॉप सॉइल फिर से नीचे चली जाती है, नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाती है। तो जो सॉइल टॉप सॉइल जैसे न्यूट्रिएंट्स में कम हो जाती है, हमें पता है कि टॉप सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स जो कम हुए थे तो वो जो है नीचे वाली सॉइल ऊपर आ गई जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे। क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए, क्योंकि जो अर्थवर्म वगैरह थे और डेड डिकेइंग मटेरियल था उसमें उसने जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स बनाए थे, और वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर ऊपर आ गए और हमारी टॉप सॉइल जो है फिर से न्यूट्रिएंट फुल होगी। ठीक है। तो आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है, 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। तो इसीलिए जो हमारे पास टर्निंग है, लूजनिंग करनी सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे पास जितना भी नीचे वाली जो सॉइल है, न्यूट्रिएंट फुल जो सॉइल है, वो ऊपर आ जाती है, और हमारी जो टॉप सॉइल है जिसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं तो वो टॉप सॉइल जो है नीचे चले जाती है, ताकि जो है अर्थवर्म उसमें से फिर न्यूट्रिएंट बना सके। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। जिस प्रोसेस से हम सॉइल को जो है लूज करते हैं, ठीक है, यहाँ कह लो कि नीचे वाली सॉइल को ऊपर लेके आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं या प्लफिंग कहते हैं। तो मैंने आपको डिवाइस बताए थे कि एक यूज़ होता है प्लफ, तो इसके प्रोसेस के नेम से ही वो डिवाइस आया है प्लफिंग। ठीक है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ। तो अब देखो उन्होंने आगे यही बता दिया कि जो प्लफिंग प्रोसेस होता है ये प्लफ की हेल्प से होता है। प्लफ्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। यहाँ पे आपको दिखाइए भी होगा, ये देखिए ऐसा होता है प्लफ, यहाँ पे दिखाया ना ये पिक्चर, ये प्लफ है। तो देखो कि अब जब ये प्लफ जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ज़मीन में चल रहा है, तो क्या होगा कि नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं लूजनिंग ऑफ सॉइल, टर्निंग ऑफ सॉइल। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि प्लफिंग करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उन्हें हम प्लफ कहते हैं, और प्लफ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो पहले अब जो प्लफ आ रहे हैं ना, वो क्या होते हैं कि आयरन के बने होते हैं। तो पहले जो प्लफ आते थे ना वो वुड के बने होते थे। तो उन्होंने कहा कि प्लफ जो है वुड का भी बना हो सकता है, आयरन का भी बना हो सकता है। अब द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, it may need watering before ploughing. The ploughed soil may have big lumps of soil called crumbs. सो उन्होंने कहा है कि अगर जो है सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो कई फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो करने से पहले जब वो प्लफिंग प्रोसीजर करते हैं तो वो जो है प्लफ से पहले वो क्या करते हैं कि फील्ड को पानी डाल देते हैं, जिससे उनकी सॉइल जो है ज़्यादा ड्राई ना रहे। द प्लव्ड सॉइल मे हैव बिग लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड ग्रम्स। तो उन्होंने कहा है कि जब जो है आप प्लफिंग का प्रोसीजर करते हो तो हमें पता है कि ऊपर वाली सॉइल में बार बार प्लफिंग होने की वजह से वो सॉइल ऐसी दिखने लगती है कि जैसे वो सॉइल के पार्टिकल्स जो है अलग अलग हुए होते हैं। अब नीचे वाली सॉइल में जो है आपको पता है कि थोड़े से पत्थर वगैरह से या सॉइल के जो है
कह लो कि एक ग्रुप से हमें जो है देखने को मिलते हैं। तो जब वो सॉइल ऊपर आएगी तो जो हमारे पास प्लफ्ड सॉइल होगी ना, प्लफ्ड फील्ड होगी, उसमें जो हमें सॉइल देखने को मिलेगी, जो सॉइल ऊपर आई है तो उसमें जो है छोटे छोटे सॉइल के क्लम्प्स से, छोटे छोटे सॉइल के काफ़ी सारे से ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो हैं ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो उन्हें जो हम क्या कह देते हैं, क्रम्स कह देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार टीचर जो है छोटे छोटे टॉपिक हमें पूछ लेते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, लेकिन जो है अगर आपने क्रॉप उगाना है तो अगर वो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े क्रम्स होंगे तो वो जो है रूट्स को लेट नहीं करेंगे कि वो आगे ग्रो हों सॉइल में। तो इसलिए जो है उन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होता है। तो the leveling is the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. तो leveling of soil is done with the help of leveler. तो अब हमने पढ़ लिया कि प्रिपरेशन करने के लिए सॉइल को जो है प्रिपेयर करना है अगर आपने, तो सबसे पहले तो आप जो है प्लफिंग करते हो। दूसरा जो है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए जो सेकेंड प्रोसीजर आपके पास आ जाता है वो आ जाता है लेवलिंग। क्या आ जाता है? लेवलिंग। ठीक है, अब देखिए लेवलिंग क्या है। लेवलिंग का जो मतलब होता है कि अब देखो आपके पास सॉइल में काफ़ी ज़्यादा जो है क्रम्स हैं, ठीक है ना। आपने उन क्रम्स को जो क्या करना है, तोड़ना है। तो अगर जो है आप उसके ऊपर लेवलर चलाओगे ना तो वो क्रम्स जो है ऐसे टूट जाएंगे छोटे छोटे टुकड़ों में और वो जो है सिंपल सॉइल बन जाएगी। तो क्रम्स को तोड़ना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और क्रम्स को तोड़ने के लिए हम जो है यूज़ करते हैं लेवलर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे वो क्रम्स टूट भी जाते हैं। तो लेवलिंग इज ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और लेवलिंग जो होती है सॉइल की वो लेवलर से होती है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं कि है कि नहीं है, बट मैं आपको कुछ बताती हूँ कि वो जो लेवलर होता है ना, एक तो वुड का लेवलर होता है, वो ऐसे ही एक पीस बना होता है, सिंपल ऐसे पीस होता है। ठीक है, और उसे जो है हम जब सॉइल के ऊपर चलाते हैं ना, वो सॉइल बिल्कुल प्लेन हो जाती है, जितने भी उसके ऊपर क्रम्स होते हैं ना वो सारे टूट जाते हैं। ठीक है, तो समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, और कई के बार जो है टिलिंग करने के पहले, टिलिंग का मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, टिलिंग का मतलब प्लफिंग ही होता है कि प्लफिंग करने से पहले कई बार हमने जैसे पढ़ा कि पानी लगाया जाता है, और कई बार प्लफिंग करने से पहले जो है सॉइल में मैन्योर भी डाला जाता है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल, द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर जो है आप मैन्योर डालोगे सॉइल में, मैन्योर्स क्या होते हैं कि जैसे काउ डंक हो गया, फर्टिलाइजर्स अलग होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, लेकिन मैन्योर जो होती है वो ऐसी खाद होती है जो घर पे तैयार की जाती है, जैसे काउ डंक से जो है तैयार की जाती है। तो अगर आप उन मैन्योर्स को जो है पहले डालते हो सॉइल में प्लफिंग करने से पहले, तो क्या होगा कि वो जब आप प्लफ करोगे तो वो अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, तो सॉइल को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो होने के लिए। द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सॉइलिंग, और जो सॉइल है सॉइंग से पहले जो है वो क्या हो जाए, क्या की जाती है कि मॉइस्चर की जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो जो है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, तो ये टॉपिक जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार ये बता देती हूँ कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, अब देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कि यानी जो प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होगा कि जो डिवाइसेस, जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए, उन्हें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। क्योंकि अब देखो सॉइल कैसे प्रिपेयर होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो जो सॉइल कैसे प्रिपेयर होगी, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस हमारे पास जो है सोइंग होता है। तो हमने नेक्स्ट जो करेंगे हम जो है सोइंग करेंगे। तो उससे पहले आपकी जो है यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, जैसे प्लफ मैंने बताया था, प्लफ यूज़ होता है। ठीक है, होए भी यूज़ होता है। तो वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कैसे कैसे बने हैं, उनके बारे में भी जो है हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।